अपना थोड़ा सा कि मेरा नाम अब्दुल मुबीन लोधी है, सीनियर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडजाम से ताल्लुक है और यहाँ पे एज ए प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन से काम में से मेरा ताल्लुक है। बनाना में जो मेरा इंटरेस्ट है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, स्पेशली जो बनाना में जो डिजीज है, फील्ड में जो डिजीज आती हैं वो, या जो पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज है वो, मैंने मेरे कोलीग से थोड़ा बहुत जो काम किया है, आज वो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा बनाना का हम इंट्रोडक्शन लेते हैं कि बनाना जो है वो हमारी एक लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड जो है वो क्रॉप है। और फ्रूट्स वेजिटेबल्स और फील्ड क्रॉप में राइस, और व्हीट हाँ, के ये बाद वाला ये जो है अपने वो मुंह फोर्थ को ये वाला। लार्जेस्ट क्रॉप है। हाँ, वो ग्रीन वाले ना करना। बनाना की हम इम्पोर्टेंस का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि इसका टोटल फ्रूट प्रोडक्शन में तकरीबन 16% जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है बनाना की है। बनाना का एरिया जो है 245 प्रोडक्शन दुनिया में 125 मिलियन टन है। और तकरीबन ये दुनिया के ऑलमोस्ट तकरीबन सारे पूरी दुनिया में जो है इसको लगाया जाता है, खाया जाता है। पाकिस्तान में जैसे कि अभी हमारे होस्ट ने बताया कि तकरीबन 33,000 पर काट की जाती है इसकी। और तकरीबन 142,000 टन हमारी जो है पैदावार है। बनाना की कल्टीवेशन है मोस्टली सिंध प्रोविंस में जो है वो है तकरीबन 87 to 90% सिक्के लगाया जाता है। और जो सिंध के साथ बलूचिस्तान का हिस्सा, लजबेला वगैरह, बाकी वहाँ पे ज्यादातर लगा। सिंध में ये तकरीबन 31,000 हेक्टर पे काट किया जाता है। और सिंध में जो इसकी पैदावार है तकरीबन 190,000 टन से। जहाँ तक वराइटीज की बात करें तो वराइटीज में पिछले चंद सालों में जैसे हमारे मोहतरम डॉक्टर साहब आपकी आवाज कम हो गई है। सर अब मेरी ठीक है। तरफ से तो फुल अब ठीक है। चले। सिंध में जो इसमें मोस्टली जो वैरायटीज हैं, इसमें काफी जो है वो जिद्दत आई है पिछले कुछ 7-8 सालों में। ज्यादातर पहले हम ड्राफ्ट कैवेंडिश के ऊपर जो है वो लगाते थे बसराई टाइप पे, लेकिन अब G9 विलियम हाइब्रिड, ब्राजीलियन पिसांग वगैरह भी जो है ना वो इंट्रोड्यूस हुई है। इसका जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, वर्ल्ड वाइड जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो तकरीबन 20 मिलियन मेट्रिक टन की है। लेकिन पाकिस्तान का शेयर, पाकिस्तान में पैदावार बहुत होती है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का जो वर्ल्ड एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो बहुत कम है। आ रही हूँ। और पाकिस्तानी जो तो पाकिस्तान की जो आ जाओ आ एक्सपोर्ट जाओ। मार्केट है बनाना की, वो मेनली चाइना है, अफगानिस्तान, ईरान, और अभी रिसेंटली जो सेंट्रल स्टेट है हमारी, ईरान, जैसे काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह, मैं लिखा यहाँ पे काम नहीं होना ਤੁਹਾਡੇ एक सीधी गल काम और नहीं होना ਤੁਹਾਡੇ एनएलसी के सीधी ताउन गल से जो है वो शुरू हो गई है जाना। सन 2021 में पाकिस्तान ने तकरीबन 12.4 मीट्रिक टन प्रोड्यूस किया। पाकिस्तान का जो रैंक है वो 52 है इन टर्म्स ऑफ बनाना एक्सपोर्ट, जो कि बहुत पीछे है। अब हम बनाना की एवरेज पैदावार पे आते हैं। इसके अंदर जो है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी है। इस कंपेयर, और वो कंपेरेबल है वर्ल्ड वाइड एवरेज से, चाइना से और इंडिया से। इसके रहने दे। जो FAO के जो बंद क्यों कर स्टेटिक्स रहे है हैं? उनके मुताबिक पाकिस्तान की एवरेज यील्ड जो है वो 60 है। लेकिन जो दूसरे रिसोर्सेज हैं अगर हम उनको देखें, पाकिस्तान की एवरेज बनाना यील्ड जो है वो अबाउट जो है वो 40 टन पर एकड़ है। लेकिन डॉक्टर साहब आपकी आवाज कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, माइक का कोई इशू तो नहीं है? प्लीज आप जरा देखिएगा। कभी बिल्कुल ठीक हो जाती है, नहीं सर, मेरे पास तो कभी बिल्कुल सही आवाज ठीक आ रही है, कभी बहुत नीचे चली जाती है। माइक तो नहीं हो है। रहा आपका? सर इसके इसके अलावा हमारी जो पैदावार है डॉक्टर साहब आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही। लाइट्स नजर आ रही हैं, आप आपकी आवाज बंद हो गई है। डॉक्टर साहब आप सुन पा रहे हैं हमें? डॉक्टर साहब आपकी आवाज बंद हो गई है सर।
ग्रोवर्स है जो कि 20 से 40 हेक्टेयर के ऊपर लगाते हैं। उसके बाद जो है वो तीसरी कैटेगरी जो है हमारे लार्ज की है, जिनका एरिया जो है वो मोर देन 40 हेक्टेयर से। लेकिन इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है कि जो स्मॉल ग्रोवर्स है जिनकी होल्डिंग जो है बनाना होल्डिंग जो है वो लेस देन 20 हेक्टेयर होती है, वो तकरीबन 90% ऑफ द टोटल बनाना कल्टीवेशन को जो है शेयर करते हैं। हमारे जो स्मॉल होल्डर्स हैं उनके पास जारी बात है रिसोर्सेज की कमी होती है, फाइनेंस की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है। इस वजह से उनकी यील्ड भी जो है वो कम है। जबकि जो प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स हैं, जो कि लार्ज ग्रोवर्स हैं, उनके पास नॉलेज अच्छी है, उनके पास इनपुट्स अच्छे हैं, रिसोर्सेज अच्छे हैं, तो उनकी पर यूनिट यील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 1 हेक्टेयर में जो है वो 12 से 13 हज़ार किलोग्राम का फर्क है हमारी यील्ड में स्मॉल होल्डर्स में और प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स के अंदर। मोस्टली मोस्टली सिंध के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन के लिए या नई कास्ट के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, वो हम शक्कर इस्तेमाल करते हैं तकरीबन 90%। हम कह सकते हैं कि 10% से भी कम फार्मर्स के पास हमारे पास टिश्यू कल्चर बनाना की अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में सिंध में बहुत लिमिटेड है। सिर्फ चंद ही जो है वो लेबॉर्ट्रीज हैं कमर्शियल स्केल पे भी या गवर्नमेंट स्केल पे गवर्नमेंट की, जो कि टिश्यू कल्चर बनाना प्रोड्यूस कर रही हैं, तो वो ज़्यादा जो है लेस देन 10% को जो है वो हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बनाना की वराइटल डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस का यानी कि जो भी प्रोविंशियल या फेडरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका फोकस जो है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत कम रहा है। बनाना की मोस्टली जितनी भी वैरायटीज पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है, इसका मेनली मैंडेट जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स को, फार्मर्स को जाता है, जो कि वो प्लांटिंग मटेरियल लेके आते हैं, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद वो यहाँ पे उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है और वो स्प्रेड होता है। और क्योंकि प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स लेके आते हैं, ये उनका मैंडेट भी है, उनका हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व है इस तरह लाने के, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। हाँ, मैंने आपको बताया कि जी प्लांटिंग मटेरियल जो है वो हम ज्यादातर जो है वो हम शक्कर से इस्तेमाल करते हैं। हम शक्कर, सबको पता होगा कि मेन जो हमारा पौधा होता है उसके साथ जो छोटे पौधे निकल आते हैं उनको हम शक्कर्स कहते हैं। नई काश्त करनी होती है उन्हीं शक्कर्स को हम इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में सिंध में हमारे पास कोई सर्टिफाइड नर्सरीज नहीं है, सर्टिफाइड सीड नहीं मिलता। अगर हम इनको इन मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स के पास अगर हम ये बोलें का उनका कोई एक्सेस नहीं है कि सर्टिफाइड या हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल उनको मिल सके। सिर्फ चंद प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स है जिनका एक्सेस है, जिनके पास रिसोर्सेज होती है, या जिनको जो है वो टिश्यू कल्चर जो है वो प्लांटेशन मिल जाती है। ये गिवन चार्ट है, इसमें हमें पता चल रहा है कि तकरीबन 90% फार्मर जो है वो अपनी ही फील्ड से शक्कर से लेके नई सोइंग, नई प्लांटेशन करते हैं, नई काश्त करते हैं। और तकरीबन उनमें से 8 फार्मर्स ऐसे हैं जो कि अपने जो फेलो फार्मर, जो अपने पड़ोस के अंदर फार्मर्स हैं, उनसे शक्कर ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। और 2% जो है वो प्रोग्रेसिव फार्मर से शक्कर से लेके इस्तेमाल करते हैं। ये जो शक्कर से कल्टीवेशन करते हैं उसका जो है वो एक रफली एस्टिमेट है ना। और इससे भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट्स होती है। जब हम अपनी ही प्लांटेशन से, अपने ही खेत से शक्कर लेके वापस उनको लगा लेते हैं, तो इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जो बीमारियां, जो डिजीज हैं जमीन में, वो वापस हमारी नई काश्त के अंदर भी ट्रांसफर हो जाती है। इसको अवॉइड करना चाहिए। जिस तरह के अब हमें दूसरी चीजों में, मैंगो के अंदर जो है अब सर्टिफाइड नर्सरीज कायम हो गई है, पंजाब में भी, सिंध में भी। तो बनाना में भी हमें टिश्यू कल्चर प्लांटेशन की तरफ जाना चाहिए। या कम से कम अगर शक्कर्स भी हो तो शक्कर्स भी जो है वो सर्टिफाइड शक्कर्स होने चाहिए। प्लांटिंग मटेरियल जो है वो मोस्टली फिलेट के ऊपर, यानी कि फिलेट बेड के ऊपर जो हम करते हैं, तकरीबन 90% जो वो एरिया होता है फिलेट बेड के ऊपर। तकरीबन 13% जो है वो हम फुर्रों के अंदर, खीरों के अंदर जो है करते हैं। और जब हम फुर्रों पे लगाते हैं तो यहाँ पे जो है वो हम इंटर क्रॉपिंग भी करते हैं। इसके साथ जो है वो दूसरी कोई वेजिटेबल्स या मेन क्रॉप या शुगर केन भी जो है वो काश्त कर लिया जाता है। सप्लाई चेन का एक जो मेन इशू है बनाना का, मेन इशू एक तो यही है कि हमारे पास जो है वो टिश्यू कल्चर या सर्टिफाइड नर्सरी मौजूद नहीं होती।
लेकिन दूसरा भी ये है कि हमारे पास बड़ा इम्प्रॉपर सप्लाई चेन सिस्टम है। अगर सप्लाई चेन की हम इश्यू बात करें तो हमारे पास जो पैकेजिंग मटेरियल है, जो प्रॉपर पैकेजिंग मटेरियल होना चाहिए, तो लो कास्ट पैकेजिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं है हमारे पास। अगर हम एक्सपोर्ट यानी कि हम इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करना चाहें तो जो है वो रेफर कंटेनर्स नहीं होते। उसके अलावा हमारे पास पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बनाना में बहुत ज़्यादा है। हम अपनी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें भी हम देखते हैं कि ये एक सेंसिटिव पेरिशेबल जो है वो फ्रूट क्रॉप है, और इसकी जब भी मिस हैंडलिंग होती है ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, इसकी ट्रांसपोर्ट में ट्रांजिशन से, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो है वो बढ़ते जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये भी है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए अभी तक कोई सिस्टमेटिक स्टडी कोई रिसर्च जो है वो कंडक्ट नहीं हुई। इसी तरह बनाने के लिए जरूरी है कि जी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज हो, कोल्ड स्टोरेज में इसको स्टोर किया जाता है, वो भी हमारे पास जो है वो कम है, और स्टोरेज के जो एक्सपेंसेस हैं, जो रेंट है, वो बहुत ज्यादा है। इस तरह हम ये भी देखते हैं कि पीक सीजन में बनाना की जो फार्मर को जो प्राइस है वो बहुत कम मिलती है, और इसकी वजह से ये है कि प्रॉपर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है हमारे पास। हमारे पास कोई जब हमने एक्सपोर्ट करना है तो हमने एक्सपोर्ट में पेस्टिसाइड की लिमिट का भी ख्याल करना है कि पेस्टिसाइड रेजिड्यू जो है वो विद इन सर्टेन लिमिट हो, सिर्फ अलाउेबल पेस्टिसाइड ही हमने इस्तेमाल की हो। तो इसके लिए पेस्टिसाइड रेजिड्यू टेस्टिंग फैसिलिटी है हमारे पास नहीं है। हमारे पास गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोई फाइटोसैनिटरी इंस्पेक्शन इनका नहीं होता कि जी गवर्नमेंट के बाकायदा इदारे हो जो कि फाइटोसैनिटरी इंस्पेक्शन करें, उसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट करें। बनाना की जब इतना ज्यादा पोटेंशियल है 90 हमारे पास, तो कभी कभार जो है वो प्राइसेस बहुत जो है बहुत ज्यादा डाउन, बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं कि फार्मर्स को उनको मार्केट तक पहुंचाना भी जो है वो कहते हैं कि वो इकोनॉमिकल नहीं होता। तो दूसरी मेन क्रॉप्स की तरह हमें ये सोचना चाहिए पॉलिसी मेकर्स को कि इसके लिए जो है ना वो सपोर्ट प्राइस जो है वो इंक्लूड करें, और इन्हीं इश्यूज की वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बहुत कम है। इंटरनेशनल मार्केट में मैंने आपको बताया कि सिर्फ 0.5% हमारा पाकिस्तान का शेयर है। जो हमारी लो यील्ड, हमने कहा कि हमारी यील्ड जो है कुछ कंट्रीज के बराबर है, लेकिन जो भी दूसरे कंट्रीज हैं उनके तकरीबन उनसे हम तकरीबन 70% जो है वो पीछे हैं। इसका मेन इश्यू जो है वो डिजीज है, मुख्तलिफ डिजीज है, पेस्ट है हमारे पास, वराइटीज का हमेशा से इश्यू रहता है। हमारी हमारी सॉइल के ऊपर हमारी कोई फोकस नहीं है, हमारी वाटर का इश्यू होता है, ये वाटर लविंग क्रॉप है और पानी हमारे पास कम होता है। हमारी फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। हमारे यहाँ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बनाना में अबाउट जो है वो 40% के करीब जो है वो टोटल हो जाते हैं, अगर जो के होने चाहिए। इसी तरह जो रिसोर्सेज है, मार्केट कॉन्स्टेंट्स है, तो ये भी लो यील्ड के अंदर पैदा करते हैं। लो यील्ड के अंदर या जो नुकसानात हो रहे हैं उसमें यही है कि मैंने अभी आपको बताया कि तकरीबन 90% जो है वो फार्मर अपने ही शक्कर जो है वो इस्तेमाल करता है। तो रीप्लांटिंग ऑफ, और उसकी कोई टेस्टिंग भी नहीं होती कि जी वो फ्री है या हर डिजीज से या नहीं। तो इसमें रीप्लांटिंग ऑफ इन्फेक्टेड शक्कर जो है वो एक लो यील्ड का बड़ा वो है। यानी कि हमारे पास टिश्यू कल्चर प्लांट या डिजीज फ्री शक्कर या सर्टिफाइड शक्कर जो है वो मौजूद नहीं होते। इसी तरह क्रॉप को किस तरह मैनेज करना चाहिए, जो स्किल रिक्वायर्ड है वो नहीं है। जो बंच की केयर करनी है, जो बंच की मैनेजमेंट करनी है, उसके बारे में हमें स्किल्स और ट्रेनिंग नहीं है, और बहुत पुअर हैंडलिंग होती है आफ्टर हार्वेस्ट। मैंने आपको वो तस्वीरों में दिखाया कि जब भी जो आपका जो अनराइप फ्रूट है, जब भी वो किसी हार्ड सरफेस से टच होगा, गिरेगा, तो उसके ऊपर जो है ना वो लेजर स्पॉट जो है डेवलप हो जाते हैं, जो उसकी मार्केटेबिलिटी को जो है वो रिड्यूस करते हैं। हम फ्लैट बेड के ऊपर लगाते हैं, जब फ्लैट बेड पे लगाते हैं तो फ्लड इरिगेशन करते हैं, और फ्लड इरिगेशन जो है वो जो भी सॉइल बोर्न डिजीज है उनको स्प्रेड करता है, पानी का एक्सेस इस्तेमाल होता है। हमारे पास एक कॉमन कंसेप्ट है कि जी हम हाई डेंसिटी नंबर ऑफ प्लांट जो है वो पर एरिया जो है बहुत ज्यादा लगाते हैं, और उसकी वजह से भी जो है वो डिजीज को मौका मिलता है ज्यादा बढ़ने का। इसी तरह हमारे पास फर्टिलाइजर या न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी रिसर्च कम है, और हमारे फार्मर्स के पास इस चीज की हावलो भी कम होती है। अब हम अपने ओरिजिनल टॉपिक के पर आते हैं कि जी जो कॉमन बनाना के ऊपर डिजीज हैं, पेस्ट हैं, वो कौन कौन सी हैं। सबसे ऊपर जी मैंने जो नाम लिखा है वो है पानामा विल्ट का।
उसके बाद लीफ के ऊपर स्पेशली जो हमारे साहिली इलाके ठट्टा वगैरह के वहाँ सिकोटर डिजीज भी आती है। पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज की बात करें तो पोस्ट हार्वेस्ट में हमारे पास एंथ्राक्नोज राट आती है, और उसके बाद सिगार एंड राट है, स्टेम एंड राट है, हेड रॉट है, ये कॉमन डिजीज है। वायरस डिजीज की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है वो बनाना बंजी टॉप वायरस जो है वो आता है। इसके अलावा नेमाटोड्स भी जो है हमारे पास पॉकेट्स के अंदर स्केटर्ड एरियाज में प्लांट पैरासाइटिक नेमाटोड्स भी बनाना पे एक मेजर कंसर्न है जिसे हमें एड्रेस करना चाहिए। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में एफिड, थ्रिप्स, फ्रूट फ्लाई और कॉर्न वीविल होती है, लेकिन जो मेन इसका जो चैलेंज है वो है एफिड, क्योंकि एफिड जो है वो बनाना बंजी टॉप डिजीज का वेक्टर भी है। बनाना बंजी टॉप डिजीज की बात करते हैं। बनाना बंजी टॉप डिजीज जो है वो सिंध के अंदर कहना चाहिए कि 80s के अंदर आई थी, और ये बनाना बंजी टॉप वायरस जो है वो काज करता है, जो कि बनाना और इसके जितने भी रिलेटिव्स हैं, यानी कि बनाना है, प्लांटेन है, बाका है, उनको इन्फेक्ट करता है। मैं यहाँ पे एक चीज का बताता चलूं कि 80s तक जो है जो लोअर सिंध है, जो हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, टंडोलिया, मीरपुर खास, ये बनाना हेविन होते थे। जो यहाँ पे जो पुराने लोग बैठे हुए होंगे ये बनाना हेविन होते थे। जब ये 80s के अंदर बनाना बंजी टॉप डिजीज जब वो इंट्रोड्यूस हुई तो काफी एफर्ट्स हुई गवर्नमेंट सेक्टर पे। हमने जो है वो ऑस्ट्रेलिया से भी एक्सपर्ट बनाया इसकी डायग्नोस या मैनेजमेंट, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका, और बनाना कल्टीवेशन लोअर सिंध से ऑलमोस्ट उस टाइम जो है वो एरेडिकेट जो है पूरी की पूरी जो है वो खत्म हो गई। और फिर उसके बाद 80 से पहले जो है ये अपर सिंध के अंदर यानी कि नवाबशाह, खैरपुर या नौशेरा फिरोज में नहीं, शहीद नजीराबाद में नहीं लगाया जाता था, लेकिन उसके बाद वहां पे लगाना शुरू हुआ। और स्टिल बनाना बंजी टॉप डिजीज जो है वो अभी भी मेजर प्रॉब्लम है। अगर हम इसके सिम्टम्स के देखें तो इस डिजीज के नाम से ये जो है वो इंडिकेट करता है कि ये इसके जो लीफ है वो नेरो हो जाते हैं, यानी कि उसके जो है जो नॉर्मल है उसके मुकाबले में जो है वो नेरो हो जाते हैं, ब्रिटिल हो जाते हैं बहुत ज्यादा, येलो, और ये एक बंची अपीयरेंस देते हैं कि पुराने दरख्तों में अगर हम पौधों को देखें तो दूर से सारे लीफ जो है ना वो बंच बने हुए होंगे, खिले हुए नहीं होंगे। अगर फ्रूट जो प्रोड्यूस होता है वो भी जो है वो डीफॉर्म होता है इन लीफ के अंदर। इसकी जो कुछ डिजीज ऐसी है कि जिनकी जिनकी डायग्नोसिस के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें किसी लेबोरेटरी टेस्ट की जरूरत नहीं है। अगर हम थोड़ी सी खुद मेहनत करें, एक तो ये है कि ये बंची टॉप है तो इसके बंच जो है वो हो चुके होंगे। उसके अलावा इसके ऊपर जो है एक मोरस कोड स्ट्रीकिंग डॉट डैश जो है वो मिडरिप के साथ जो है वो एक पैटर्न जो है वो बनता है। ये आपको मैंने दिखाने की कोशिश की है कि जब हम सूरज के सामने इसके लीफ को रखेंगे तो वहां पे एक एक डाट, एक नुक्ता, फिर छोटी सी लकीर, नुक्ता और लकीर जो है वो बनी हुई नजर आएगी। और ये इसके बहुत करेक्टरिस्टिक जो है वो सिम्टम्स हैं, इसकी मदद से हम पहचान सकते हैं कि हमारा जो बनाना का केले का पौधा है वो बनाना बंजी टॉप डिजीज से अफेक्टेड है। ये स्मॉल जो पौधे हैं उसके अंदर भी ये डिजीज डेवलप होती है। और इसका जो वेक्टर है वो एफिड है, पेंटालोनिया निगोरोवर्सा। और ये इंसेक्ट के जब एफिड उसके ऊपर फीड करता है, इसको फीडिंग टाइम जो है वो बहुत ज्यादा चाहिए होता है कि तकरीबन 18 घंटे ये जब फीड करेगा बनाना के प्लांट के ऊपर, तो ये वायरस को अपनी बॉडी के अंदर अपने जो इसका मुंह है, जो स्टाइलेट है, उसके जरिए जो है वो अंदर ले। और ये वायरस जो है ये पूरी इसकी बॉडी के अंदर, एफिड की जो बॉडी के अंदर जो है वो घूमता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। तकरीबन 2 वीक्स तक जो है ना ये एफिड अपने अंदर जो है ना इसको वायरस को रख सकता है। और उस दौरान 2 वीक के दरमियान जो है दो दो हफ्तों में ये कभी भी उसको वापस इनाकुलेट कर सकता है। इनाकुलेट के लिए भी एफिड को जरूरी है कि वो 15 मिनट जो है उसके ऊपर फीड करे। इसी वजह से अगर हम इस डिजीज का मैं आपको बताता चलूं कि ये जो है 1980s में आई थी, हम इसको अभी तक डॉक्यूमेंटेड तो हम यानी कि हमारे साइंटिस्ट ने नहीं किया, लेकिन ये प्लांट क्वारंटाइन रूल्स को ब्रेक करने की वजह से हुई थी। इसकी भी हिस्ट्री मैंने अभी अपनी प्रेजेंटेशन के शुरू में कहा था कि हमारी जितनी भी वाइटल इंप्रूवमेंट आई है इसमें हमें प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स को या प्राइवेट सेक्टर्स को जो है वो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनकी एफर्ट्स की वजह से वो खुद जो है नई नई वैरायटियां लेके आती हैं, लेके आए हैं, लगाए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं, फार्मर्स को दिए।
लेकिन उसका एक नुकसान भी है। जब भी नया जर्म प्लाज्म किसी भी चीज का हो, जब वो बगैर बगैर क्वारंटाइन चेक के पाकिस्तान के अंदर या किसी भी कंट्री में आएगा, तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसी डिजीज, ऐसे पैथोजन अपने साथ ले आए जो यहाँ पे नहीं होते हैं, क्वारंटाइन पेस्ट होते हो। 1980s के अंदर भी यही हुआ था कि ये जो बनाना एफिड है, ये पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पहले ही होता था। ये बनाना बंचीटॉप वायरस यहाँ पे नहीं होता था। कहते हैं, जो मैंने अपने सीनियर टीचर से भी सुना, रिसर्च से, एक हमारे प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स थे, वो इन दी सेक ऑफ यानी कि अच्छा जर्म प्लाज्म, अच्छी वैरायटी, 2-3 शक्कर जो है वो बाहर से लेके आए, और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से उन शक्कर्स के अंदर जो है वो वायरस पार्टिकल यानी बनाना बंचीटॉप वायरस मौजूद था। हमें सबको मालूम है कि वायरस ऐसी चीज है जिसको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। उसके लिए जरूरी है कि जी आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएं, या जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो वो यहाँ पे आया, एफिड था, उसने आहिस्ता आहिस्ता फैलाना शुरू किया उसको। और उसके बाद ये हुआ कि जी पूरे लोअर सिंध से जो है ना बनाना की कल्टीवेशन उस वक्त, कुछ वक्त के लिए खत्म हो गई। और ये जो बला थी, ये जो मुसीबत थी, अभी भी हमारे साथ साथ चल रही है। आगे चलते हैं। बनाना पंचीटॉप डिजीज का हम करें कि रेजिस्टेंट वैरायटीज अगर अवेलेबल हो या समवाट रेजिस्टेंस हो तो वो लगानी चाहिए, जो कि अवेलेबल नहीं है। जब रेजिस्टेंट वैरायटीज अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास वायरस को किल करने के लिए कोई डायरेक्ट हमारे पास केमिकल भी मौजूद नहीं है। हमें मालूम है कि जो वायरस डिजीज, किसी भी चीज में अगर वायरल डिजीज है तो उसको हम फिर हम मैनेज कर सकते हैं। तो उसका यही है कि जो उसका एफिड वेक्टर है, उसका हम केमिकल कंट्रोल करें, उसको किल करने की कोशिश करें। जैसे ही फील्ड के अंदर इन्फेक्टेड प्लांट आपको नजर आए, आपको उसके सिम्टम्स बताएं कि जी वो बंच बना लेगा, उसकी जो मिड रिब के साथ जो लीफ है वहाँ पे जो है वो डार्ट नुक्ता और लकीर जो है वो बनी हुई आपको नजर आए, इट मीन्स के वो बनाना बंजीटॉप डिजीज से इन्फेक्टेड प्लांट है। तो उसको हमें रिमूव कर देना चाहिए। अगर वो प्लांट वहाँ पे मौजूद रहेगा, तो वो एक सोर्स है, वो रिजर्वायर है पैथोजन की, यानी कि वायरस की, और उससे फैलता जाएगा। तो फार्मर्स को चाहिए और जो हम एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनको भी सजेस्ट करना चाहिए कि जैसे ही कोई बनाना बंचीटॉप वायरस से डिजीज प्लांट जैसे ही आपको नजर आए, तो आप जो है वो इमीडिएटली आप अपने दूसरे प्लांट्स को बचाने के लिए, दूसरी क्रॉप्स को बचाने के लिए, बनाना की जो दूसरी प्लांटेशन है उसको बचाने के लिए उसको रिमूव करें, उसको किसी खड्डे में खोद के जमीन में उसे दफना दें। नहीं तो क्या होगा कि एफिड जो है, एफिड आपके पास मौजूद होता है, 100% एफिड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। एफिड जो है उसके जरिए तो आपको उसको फैलाता रहेगा। ये कोई सॉइल बॉर्न डिजीज नहीं है, ये ऐसे नहीं है कि ये उससे पानी से फैलेगी, लेकिन ये एफिड से फैलती है। उसके अलावा हमें अब ये सिंध में आ गई है, लेकिन हमें लोकल क्वारंटाइन मेजर्स लेने चाहिए। लोकल क्वारंटाइन मेजर्स यही है कि जी जिस इलाके में हो गई है, वहां से जो है कोई प्लांटिंग मटेरियल, लोगों की प्लांटिंग मटेरियल वगैरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहां से जो चीज़ों की मूवमेंट है, लोगों की मूवमेंट को जो है ना वो रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। इसको हम अभी भी जिन एरियाज के अंदर, जिन पॉकेट्स के अंदर नहीं है, तो हम वहाँ पे लोकल क्वारंटाइन मेजर्स लें तो इसको लिमिटेड कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि हमें जो प्लांटिंग मटेरियल है, चाहे वो हम शक्कर से इस्तेमाल कर रहे हो नई प्लांटेशन के लिए, या टिश्यू कल्चर का भी मटेरियल जब हम लें, तो उसके लिए भी जो है उसको हमें जितनी भी टिश्यू कल्चर पे जो लोग, तो अभी टिश्यू कल्चर पे काम कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि उसको पहले बाकायदा तौर पे उसकी मॉलिक्यूलर स्क्रीनिंग करें कि वो बनाना बंचीटॉप वायरस से फ्री है। इसका सबसे अच्छा यही है कि हमें टिश्यू कल्चर को जो है वो प्रमोट करना चाहिए। एफिड के कंट्रोल के लिए ये स्क्रीन के ऊपर जो है वो कुछ इंसेक्टिसाइड्स हैं, और भी बहुत सारी इंसेक्टिसाइड्स होंगी। अमीडा क्लोरोपिड है, 200 to 250 लीटर पर एकड़ इस्तेमाल करें। क्लोरोपाइरीफास है, डाइनोटीफोरॉन है, ये और दो चार जो है ये लिखी हुई है। ये इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड समझी जाती है फॉर बनाना एफिड। दूसरी है ब्लैक सिगोटा लीफ स्पॉट डिजीज है। हमारे पास सिंध में ये कम होती है, लेकिन सिंध के साहिली इलाकों में ज्यादा होती है। इसका डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल वर्ल्ड वाइड जो है दुनिया के दूसरे कोनों में, जहाँ पे कि ह्यूमिडिटी, जहाँ पे रेंस जो है वो ज्यादा होती है, हमारे सिंध में रेंस कम होती है। इसके लिए है यही कि जहाँ बारिशें ज्यादा होंगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, वहाँ पे ये बहुत ज्यादा फोलिएज को जो है वो डिस्टर्ब करती है, किल करती है, और उसकी वजह से हमारी यील्ड भी रिड्यूस होती है। अगर किसी भी पॉकेट में ये जो सिम्टम्स हैं इसके जो हमें नजर आ रहे हैं कि जी स्ट्रीक्स बनी हुई हो लीफ के पैरेलल,
येलो और जो है वो ब्राउन कलर की, तो हमें वहाँ पे ये समझ लेना चाहिए कि ये ब्लैक सिकुड़ा डिजीज हो सकती है। जो अफेक्टिव फंजीसाइड है एज़ोक्सिस्ट्रोबिन और क्लोरोथेनोलिल, ये हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। आगे चलते हैं तो आज का जो मेन कंसर्न है सिंध में जो बनाना ग्रोवर्स का, वो है फुजेरिया विल्ट। क्या फुजेरिया विल्ट भी 2012 से पहले फुजेरियम विल्ट या पानामा विल्ट, इसका नाम है, फुजेरियम विल्ट भी कहते हैं हम इसको, तो पानामा विल्ट भी कहते हैं, ये सिंध में नहीं होती थी। और इसके बारे में भी कम से कम मेरी अपनी पर्सनल यही है कि ये भी क्वारंटाइंस जो क्वारंटाइन रूल्स हैं या प्रैक्टिसेस है, उनको तोड़ने की वजह से आई। मे बी के ये इंडिया में होती थी, मे बी के जो फ्लड वगैरह आते रहे, तो हमारे पास जो फ्लड आता है वो थ्रू इंडिया आता है, तो उसके जरिए शायद आ गई हो, या जो हमने अनचेक जो है जो जम प्लाज्म हम लेके आए इन सर्च ऑफ बेटर क्वालिटी या बेटर वैरायटी, शायद उनके साथ आया हो। फिलहाल ये 2022 की हिस्ट्री ये है कि ये 2012-13 में ठट्टा में की एक स्मॉल वहाँ पे आया, और उसके बाद जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फैलता गया। जब ये ठट्टा में 2012-13 में आया था, तो उस टाइम भी मैंने विजिट किया था, मैं उस टीम का हिस्सा था जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने यूनिवर्सिटी ने बनाई थी। तो वहाँ पे भी हमने जो इसकी हिस्ट्री टेस्ट आउट की थी, ये कहते थे कि कहीं हमने शक्कर जो है वो कहीं और से लिए थे, शायद सकरन वगैरह से किसी फील्ड से वहाँ पे। बहरहाल इसकी जो पैथोजन है, ये एक सॉइल बोर्न पैथोजन काज करती है, जो कि इसकी रूट्स को इन्फेक्ट करती पे अटैक का हमला करती है, उनको अटैक करती है। वो फुजेरियम ऑक्सीस्पोरम फार्मा स्पेशी क्यूबेंसी FOC कहते हैं। ये हम सबको मालूम होगा कि फुजेरियम ऑक्सीस्पोरम हमारी हमारी क्लाइमेट, हमारी सॉइल, हर जगह पे आप किसी भी जगह से जो भी यहाँ पे प्लांट पैथोलॉजिस्ट बैठे हुए होंगे, माइकोलॉजिस्ट, आप किसी भी जगह से किसी भी होस्ट से जो है वो सैंपलिंग कर लें, वहां से आपको फुजेरियम मिल जाएगी। तो कहने की बात यह है कि हमारी सॉइल, हमारी क्लाइमेट जो है वो फुजेरियम के लिए बहुत सूटेबल है। इसकी जो अगर हम हिस्ट्री पढ़े तो इसमें ये एक ऐसी पैथोजन है जो वक्त के साथ साथ जिसके अंदर चेंज होती रहती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लीफ रस्ट की, लीफ रस्ट ऑफ वीट की, या ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट की, तो उसमें भी जो है वक्त के साथ साथ जो है वो उस पैथोजन खुद अपने अंदर जो है ना वो म्यूटेट कर जाती है, जेनेटिकल चेंज आ जाती है। इसमें भी जो है वो जेनेटिकल चेंज आती रही कि पहले जो है वो हमारे पास इसकी रेस 1 थी और खाली FOC थी, फुजेरियम विल्ट, यानी कि 1890 में जब ये अपीयर हुई ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद सेंट्रल अमेरिका में, और उसने जो ग्रॉस माइकल बनाना था उसको जो है वो तकरीबन उसको तबाह कर दिया। उसके बाद जो है हम उसकी वजह से जो है ग्रॉस माइकल जब जो है वो हाईली ससेप्टेबल हो गया, तो हम जो है वो ड्राफ्ट केवेंडिश के ऊपर जो है वो हुए कि वो उस टाइम रेजिस्टेंट था। और उसकी वजह से जो है वो फुजेरियम FOC के खिलाफ जब रेजिस्टेंट था, तो इसकी कल्टीवेशन जो है बहुत बड़ी, और तकरीबन 1999 जो है एरिया पे बना 70 जो है वो लगने लगा। जब हो एक नेचर का असूल है कि जब उसको होस्ट नहीं मिला तो उसके अंदर जो है वो वापस म्यूटेशन है, पैथोजन का अपनी मल्टीप्लीकेशन, तो पैथोजन के अंदर चेंज आई और एक नई रेस बनी जिसे हम टॉपिकल रेस 4 कहते हैं, TR4। और TR4 के बारे में यही है कि अब जो ड्राफ्ट केवेंडिश, जितने भी ड्राफ्ट केवेंडिश है वो जो है वो ससेप्टेबल है, और ये अभी तक जो है वो इसका कोई कोई सुइटेबल या कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है। ये क्यों इतनी ज्यादा जो है वो इसका डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल है, उसकी ये है कि एक तो मोनोकल्चर है हमारे पास, ससेप्टेबल कल्टीवर्स का, मोनोकल्चर का। दूसरी चीज ये है कि हम इन्फेक्टेड सक्कर्स लगाते हैं, यानी कि सक्कर्स लगाते हैं। दूसरी चीज ये कि मैंने आपको बताया कि फुजेरियम एक ऐसी पैथोजन है जो उसकी जो भी डिफरेंट स्पीशीज हैं उनके लिए हम सॉइल बोन है, सॉइल में बगैर किसी होस्ट के, इन नेचर ये सेप्रोफाइट्स है, तो सॉइल में बगैर किसी होस्ट के ये ईयर्स जो है, कई सालों तक जो है वो मौजूद जो है वो रहे, और चाहे वहाँ पे टेम्परेचर जो भी हो, चाहे जितना भी पानी हो, चाहे लो टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर हो, लेकिन पैथोजेंस के जो रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो सॉइल के अंदर मौजूद रहते हैं सालों तक। इस डिजीज के, ये वापस बहुत डिस्ट्रक्टिव डिजीज है, लेकिन यही चीज है कि इसकी जो डायग्नोसिस है उसके लिए वाकई में किसी मॉलिक्यूलर यानी मेरा अपना कहना है कि अगर हम थोड़ी सी ये स्किल कर लें तो हमें किसी 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 यूनिवर्सिटी की, किसी रिसर्च के इदारे की जरूरत नहीं है, किसी मॉलिक्यूलर टेस्ट की नहीं है, इसको पहचानने के लिए
कि ये पानामा या फुजेरियम विल्ट है या नहीं। इसके जो एक्सटर्नल सिम्टम्स हैं कि जी जो आपका ओल्डर लीफ है वो येलो होने लग जाते हैं। ठीक है, येलो हमें लेकिन येलोइंग का हमें ख्याल रखना चाहिए कि जब सर्दी का ज्यादा मौसम होता है जब भी येलोइंग हो जाती है। ठीक है, जब भी प्लांट स्ट्रेस के अंदर जाएगा तो जब येलोइंग हो जाएगी। जब हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, बंच हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो हार्वेस्टिंग के टाइम भी जो मेन उस प्लांट है वो डैमेज होता है, उसका काम भी खत्म हो जाता है, तो वो भी येलो हो जाता है। तो इसमें हमें येलोइंग जो है वो येलोइंग के ऊपर अगर हमने डिसीजन करना है तो येलोइंग हमें जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो, जब हमें येलोइंग के ऊपर फैसला नहीं करना चाहिए कि जी लीफ येलो हो रहे हैं तो ये जो है वो पानामा विल्ट है। गर्मी के मौसम को देखना चाहिए। इसके जो इंटरनल सिम्टम्स हैं वो बड़े करेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत ऐसे सिम्टम्स हैं जिनकी बेस के ऊपर जो है ना वो हम इसको पहचान सकते हैं। और उसमें हमें यही है कि इसके स्टेम को, जो इसका सीडो स्टेम है उसको, और इसका जो जो इसकी जड़ें हैं, जो राइजोम है, तो हमने एग्जामिन करना है। मैं आपको थोड़ी तस्वीरों की मदद से बताऊं कि ये देखें कि हेल्दी क्रॉप है, लश ग्रीन है, और जो अफेक्टेड क्रॉप है इसके अंदर आपको जो है ये फोलिएज जो है वो येलो नजर आएगा। जब फोलिएज येलो है और मौसम आपका सही है तो ज्यादा चांसेस यही है कि ये पनामा या फुजेरियम विल्ट जो है वो हो सकती है। लेकिन जरूरी नहीं है। ये देखिए ये येलोइंग ऑफ लीफ है, और जब हमने इसके इसके स्टेम को हेल्दी और उसको अगर हम कंपेयर करें तो ये जो राइट साइड के ऊपर नीचे है ये हेल्दी है। हेल्दी आप इसका सीडो स्टेम काट के देखेंगे जमीन से थोड़ा सा ऊपर, तो ये आपको बिल्कुल व्हाइट कलर का नजर आएगा। इसका मतलब कि ये इधर जो है वो पानामा बिल्डिंग। और जो इन्फेक्टेड होंगे उसके अंदर आपको ये जो है वो ब्राउन पेजेस, ब्राउन स्पॉट जो है वो नजर आएंगे। ये जो नीचे तस्वीर है और राइट साइड पे जो ऊपर तस्वीर है वो आपको बता रही है कि ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ वास्कुलर टिश्यू। एक और चीज की मैं यहाँ पे वजाहत करता चलूँ कि बनाना में हमें मालूम होना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा पानी देते हैं। बहुत ज्यादा पानी देते हैं तो वहां पे भी जो पुराने पौधे हैं या जो खत्म होने वाले हैं, जो मेन जिसमें से आपने हार्वेस्टिंग कर ली या जो जो पार्शली जो है डाई हो गए, वहां पे पानी की वजह से पानी जो है बहुत सी बैक्टीरियल डिजीज को, बहुत से सेकेंडरी इन्फेक्शन को भी जो है वो प्रोमोट करता है, और उसकी वजह से भी ये जो सीडोस्टेम की जो हालत है वो भी आपको इस तरह की नजर आने लगेगी। तो थोड़ी सी कभी कभार हम ये कंफ्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो सिम्टम, ये जो स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ कि अगर हम राइजोम को निकालें तो ये आपका राइजोम जो है ना बिल्कुल आपको कॉटन की तरह, आपको व्हाइट कॉटन की तरह जो है वो हेल्दी निकलेगा। और जहाँ पे भी TR4 का अटैक होगा, TR4 का, उसके राइजोम में जो है ये ब्राउन कलर के थ्रेड्स आपको नजर आएंगे, धागा। आप एक है कि जी बहुत ज्यादा पानी चला वहाँ पे रोटिंग हो गई है तो वो पूरा का पूरा ब्राउन हो जाता है। लेकिन इसमें जो सेंटर पार्ट है राइजोम का, उसमें आप निकालें उसको जो है वो ब्राउन कलर के, आप ब्राउन कलरेशन नजर आएगी, ब्राउन कलर के थ्रेड्स आएंगे। और ये मैं आपको बताऊं कि ये मोस्ट मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, किसी और डिजीज का हो नहीं सकता, किसी और पैथोजन की वजह से ये हो नहीं सकता। और जब भी आपके इसमें नजर आए आपको जो है वो प्लांट का अप्रूव जरूर करना पड़ेगा, लेकिन ये आपको पता चल जाएगा कि आपकी फील्ड में TR4 मौजूद है या नहीं है। ये इसकी थोड़ी सी और सिम्टम्स की डिटेल है कि जी लीफ जो है वो एजिस से जो है वो येलो होने लग जाते हैं, ब्राउन या ब्लैक जो है वो डिस्कलरेशन हो जाती है। लेकिन यही है वापस कि इसका जो राइजोम है, ये जो बीच वाली तस्वीर है इसके अंदर आपको जो है ना ब्राउन कलर के धागे या स्पॉट्स, रेशे से जो है ना, और देखें ये स्मॉल प्लांट्स के अंदर भी नजर आती है। ये तस्वीर आपको और क्लियर, इसके अगर हम जो इसका जो स्टेम है जिसे हम सीडो स्टेम कहते हैं, अगर उसकी हम लेयर्स उतारने लगे तो उसके अंदर भी आपको ब्राउन कलर के स्टेम नजर आएंगे। ये भी पैथोजन से, और इसी वजह से हम इसको कहते हैं ना कि ये स्कूलर बंडल जिनके जरिए न्यूट्रिएंट्स की और वाटर की अपटेक करता है, रूट जो है वो प्लांट ऊपर पहुंचाती है, वो वास्कुलर टिश्यूज ब्लॉक हो जाते हैं। यहाँ से भी जो भी पैथोलॉजिस्ट या जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, हम यहाँ से भी जो है ना बड़ी इसकी आइसोलेशन करके इधर से भी जो है पैथोजन को निकाल सकते हैं। ये एक हमारे सिंध की जो है ना एक सीवियरली अफेक्टेड तस्वीर है एक जगह की, कि जहाँ पे पूरी फील्ड जो है वो इस तरह हेविली इन्फेस्टेड हो गई पानामा विल्ट के साथ। इसकी पैथोजन आपको बताया, इसकी पैथोजन जो है वो फुजेरियम ऑक्सीस्पोरम क्यूपेंसी है, जो कि
इजीली जो है वो हम इसे निकाल सकते हैं। माइक्रो और मैक्रो कोनिडिया प्रोड्यूस करती हैं, वाइट कलर की जो है वो ग्रोथ आती है इसकी। और लेकिन ये TR4 है या नहीं है, फुजेरियम ऑक्सीस्पर्म कीपेंसी है या नहीं है, ये एक डिफिकल्ट चीज है। इसके लिए जरूरी है कि हमें मॉलिक्यूलर स्टडी करें। फुजेरियम जो मेरे जो यहाँ पे यंगस्टर्स वो कर रहे हो, देखें फुजेरियम ऑक्सीस्पर्म चाहे वो फार्मा स्पेशी उसकी कोई भी हो, उसके स्ट्रक्चर जो है वो सेम होते हैं। तो हमसे अपनी जो ट्रेडिशनल माइक्रोस्कोपी है या लैब स्टडी है, तो हम फुजेरियम ऑक्सीस्पर्म तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वो किबेंसी है और किबेंसी के बाद वो TR4 है या नहीं है, उसके लिए मॉलिक्यूलर स्टडीज जरूरी है। लेकिन एटलीस्ट हम डिजीज को उसकी सिम्टम्स की, उसके राइजोम में जो डिस्कलरेशन है उसकी बेस के ऊपर इजीली और ऑथेंटिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये स्प्रेड कैसे होती है, ये पहली चीज कि ये जो इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल है उसके जरिए होती है। कंटेमिनेटेड सॉइल और वाटर उसके जरिए होती है। हमारे पास ज्यादातर पानी जो है वो थ्रू फ्लड इरिगेशन दिया जाता है, सॉइल के अंदर ये मौजूद होती है। प्लांट्स वहाँ पे इन्फेक्टेड या डिजीज प्लांट्स लगे हुए होते हैं। पानी जब एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जाता है, एक बारे से दूसरे बारे में जाता है, तो ये साथ अपने साथ पैथोजन ले जाता है। इसकी जो मूवमेंट है, जो वहाँ पे जो भी गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं, इक्विपमेंट्स है, मशीनरी टूल्स है, बनाना के अंदर जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं सिंध के कुछ इलाकों में, वो भी ग्रुप की शक्ल में होती हैं। यानी कि वो स्पेसिफिक जो स्किल पर्सन है जो प्रूनिंग या कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं, उनका पूरा का पूरा ग्रुप होता है। वो एक फार्मर से दूसरे फार्मर की फील्ड में जा रहे होते हैं, और इसके साथ साथ भी जो है ना वो डिजीज जो है वो फैलती है। डिजीज जो है वो जो जो पेरेंट बनाना प्लांट है उसके जरिए शक्कर से फैलती है। वही शक्कर जो है लगा लिया जाए उनसे, उसके अलावा रेट से, बर्ड से, बनाना वीविल से, रेनफॉल से, इरिगेशन वाटर से, या फ्लड से। हमें ये पता होगा कि किस तरह स्प्रेड होती है, तो उसी फिर ही हम इसको मैनेज या मिनिमाइज कर सकते हैं। ये भी एक स्प्रेड का तरीका है कि जी हम बनाना, हमारे यहाँ प्रैक्टिसेस है कि जारी बात है हार्वेस्टिंग के बाद जब हम निकालते हैं तो हम वहीं पे जो हमारी फील्ड की साइड है वहाँ फेंक देते हैं। वहाँ पे पानी की कैनाल भी चल रही होती है, वाटर भी चल रहा होता है, और ये जो स्पोर्ट्स हैं इसका इनोकुलम है, वो एक फील्ड से दूसरी, पहले एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर होता है। फालतू में जो फार्मर ने समझे वो वहीं पे फील्ड के पास फेंक दी। इसको हम प्रॉपरली इस्तेमाल भी कर सकते थे, प्रॉपरली यूटिलाइज करते, डिस्कार्ड करते, तो ये चीजें नहीं होती। और ये भी एक सबब है, ये जो हमारी प्रैक्टिसेस है, फार्म प्रैक्टिसेस, ये भी एक सबब है इस डिजीज को फैलाने का, जिससे हमें बचना चाहिए। ये देखिए साइड पे भी जो है वो फील्ड है, और यहाँ पे पुरानी क्रॉप है। अल्टीमेटली यहाँ पे पानी होगा, हवा होगी, अगर इसके अंदर कोई मौजूद है, पैथोजन मौजूद है, तो वो हेल्दी क्रॉप को, आपकी जो नई क्रॉप है उसको भी इन्फेक्ट करेगा। ये तस्वीर देखिएगा, कभी हम निकले हुए थे तो ली, तो इस तरह की प्रैक्टिस है। ये सारे पुराने प्लांट से, शक्कर से वो निकालते हैं, या जो यूज नहीं हो सके वो पड़े हुए। अल्टीमेटली अगर कोई भी इन्फेक्टेड है तो पूरी फील्ड के अंदर वो पैथोजन जो वो होती रहेगी। ये एक पिक्चर है जो कि हमने कहा था कि प्रो पे जो है वो हम लगाते हैं। इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि हम कोशिश करें कि जिन एरिया में नहीं है वहाँ पे ये ना पहुंचे। इनमें आ गई है, लेकिन अभी भी जो फार्मर्स यहाँ पे नियाज निजामानी साहब या दूसरे फार्मर्स होंगे, अभी भी ये वाइड स्प्रेड नहीं है। ये नहीं है कि ये जो है ना पूरे के अंदर, अब किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है तो पूरी पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैल गया। इसके लिए भी मैं यही कहूँगा जैसे कि हम कि लोकल क्वारंटाइन मेजर जो है वो हमें जो है वो लेने चाहिए। अगर ये आ जाए, अगर किसी फील्ड में आ गई है, तो हमें प्लांट्स को रिमूव करना है, प्लांट डिस्ट्रक्शन करनी है। कि इन्फेक्टेड प्लांट जो है वो एक रिजर्वायर है पैथोजन का, उसको जो है वो हम करें। प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिशन, फर्टिलाइजर वगैरह दें, बायो कंट्रोल्स वगैरह जो अब कुछ अवेलेबल हैं, उसके लिए भी हमें अपने फार्मर्स को जो है वो देना चाहिए, वो इस्तेमाल करें। जो समवाट अच्छे कल्टीवर्स हैं, कुछ जो और कुछ ग्रोवर्स जो है इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं रेजिस्टेंट वैरायटीज, अगर वो वाकई में रेजिस्टेंट है तो हम उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ये चीज़ें कि आर्मी डिटेक्शन हो जाए तो हमें जो है उसको कोशिश करना चाहिए कि उसके लिए कुछ प्रॉपर जो है प्रोटोकॉल से, उसकी मदद से उन प्लांट्स को जो है वो हम
ये यहाँ पे लिखा हुआ है उन प्लांट्स को, उस एरिया को हम क्वारंटाइन कॉर्डन ऑफ करें, जैसे कहते हैं ना, कब कोई कोई रोड पे एक्सीडेंट हो जाए कोई वहाँ पे, तो इसको भी हमें ऐसे ही लेना चाहिए कि जी यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया है, जहाँ पे इन्फेक्टेड प्लांट अगर हम ट्रेस आउट कर लेते, उसको कट डाउन ऑफ करना चाहिए और उसको प्रॉपर वे से उन प्लांट्स को उनको जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। ये कुछ मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स, और ये कुछ हद तक जो है वो अफेक्टिव भी हैं, इनको यूज करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं अभी आपको बताता चलूं कि अभी भी कहा जाता है कि कुछ वैरायटीज जो है ना रेजिस्टेंट हैं, डेवलप की जा रही है, इंट्रोड्यूस की जा रही है, लेकिन अभी भी कोई हाईली रेजिस्टेंट वैरायटीज या वेल रिकॉग्नाइज रेजिस्टेंट वैरायटीज नहीं है, वेल रिकॉग्नाइज इफेक्टिव फंजीसाइड्स नहीं है। इसकी है ये कि इसकी मैनेजमेंट टेक्निक्स के जरिए हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम आते हैं हम अपने दूसरे उसके ऊपर, पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज के ऊपर। पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज या पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज्यादा है। जो डेवलप कंट्रीज हैं उनमें भी जो है 5 to 25% हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, वहाँ पे तो बहुत ज्यादा होते हैं, 25 से 30 तक हो जाते हैं पोस्ट हार्वेस्ट। और मैंगो में, सॉरी बनाना में, हम जो जाके देखते हैं, जब हम खुद भी परचेज करते हैं, तो ये जो इनके जो मुख्तलिफ हिस्से फ्रूट के जो है वो काले हुए हुए होते हैं, तो वो काले ये नहीं है कि वो कोई नेचुरल हो, वो सारे के सारे किसी पैथोजन और डिजीज की वजह से होते हैं, और ये मार्केटेबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। जो मेजर डिजीज है स्टेमन रॉट है, कि जहाँ से फिंगर अटैच होती हैं, तो उस वहां पे अगर वो ब्लैक हो जाए तो उसको हम स्टेमन रॉट कहते हैं। लेसियर डिप्लोडिया थियोब्रोमी है, और ये कॉमन डिजीज है बनाना की, ये इजीली आइसोलेट भी हो जाती है, आइडेंटिफाई भी हो जाती है। इसी तरह क्राउन रॉट है, जिसमें फुजेरियम कोलेटोट्राइकम और दूसरी स्पेशीज काज करती हैं। फ्रूट रॉट है, सेरोटोसिस्टिस फ्रूट रॉट है, और सिगार एंड रॉट है। इसके मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, ये कॉमन तस्वीरें। अगर यहाँ पे फिंगर जा सकते हैं, यहाँ पे हो, तो ये स्टेमन रॉट है। ये जो बड़े चार लेफ्ट साइड के ऊपर जो बनाना है, ये एंथ्राक्नोज रॉट के जो है वो सिम्टम्स हैं। ये देखिएगा आप, एंथ्राक्नोज रॉट, क्राउन रॉट के जो है स्टेमन रॉट के, और ये हमारे पास जो है वो हमें नजर आते रहते हैं। ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि जब भी इसका आप स्टोरेज टाइम बढ़ाएंगे, जाहिर बात है अगर आप हाई वैल्यू मार्केट्स के अंदर, यानी कि दूर की मार्केटों में, और उधर आप करना चाह रहे हैं एक्सपोर्ट मार्केट में, तो इसका हार्वेस्टिंग के बाद जो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाएंगे किसी भी फ्रूट की, चाहे वो मैंगो हो, बनाना हो, जब हम शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड बढ़ाते हैं, तो वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाती हैं पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज की। अगर वो बहुत जल्दी बहुत जल्दी जो है उसको हम कंज्यूम कर ले, स्टोरेज पीरियड या शेल्फ लाइफ कम करेंगे, तो पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज उस पर कम आती है। लेकिन किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल्स की शेल्फ लाइफ जब हम इंक्रीज करते हैं, उसका स्टोरेज टाइम इंक्रीज करते हैं, तो उसके पास पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज ज्यादा डेवलप होने लग जाती है। जो पैथोजेन लेटेंट होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाते हैं। अ, इनके इनके कंट्रोल की पर बात करते चले कि एक तो यही है कि अगर हम प्रॉपर बंच मैनेजमेंट करें तो इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब पाकिस्तान के अंदर बहुत सी जो है वो इफेक्टिव फंजीसाइड्स, जैसे कि थायोबेंडाजोल जो है वो अवेलेबल है, स्कॉलर वो अवेलेबल है। अगर हम इनमें फ्रूट्स को जो है वो डिप करें, जब आपने अगर इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, अपने काफी दूर की मार्केट्स को अगर हमने एक्सपोर्ट करना है, और उसके बाद हम इसको स्टोर करें, तो हम इन डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे सिंध के कुछ एरियाज में यानी एक नई प्रॉब्लम जो अब आ रही है इसके साथ साथ, यानी कि एक बनाना बंची टॉप डिजीज की जो हमारा चैलेंज है। दूसरा पानामा विल्टे, तीसरी एक सिगार एंड राट भी जो है वो डेवलप होने लग गई है। सिगार एंड राट यही है कि जो आपकी ग्रीन बंचीज हैं, या जब वो ग्रीन हो, जब दरख्त के पौधे के साथ ही लगे हुए हो, या जब वो राइप हो जाए, तो उसकी जो अपीयरेंस है, उसकी जो टिप है वो एक जले हुए सिगार या जले हुए सिगरेट की तरह की अपीयरेंस होती है। इस वजह से हम इसे सिगार एंड नॉट कहते हैं। दो पैथोजेंस इन्वॉल्व हैं, एक है मुसिसिलियम थियोब्रोमी, जिसे वर्टिसिलियम थियोब्रोमी भी कहते हैं, और जो है ट्रेक्साफेरा फ्रुक्टिजीना।
हमारे पास सिंध में जो पैथोजन होती है वो मुसीसिलियम या वर्टिसिलियम थियोब्रोमी होती है। इससे मैं आपको बताऊं कि जब फ्रूट अभी ऊपर वाली तस्वीर में देखें, ये फ्रूट अभी जो है वो पंच के साथ अटैच है, और इसकी टिप जो है ये disease दरख्तों के ऊपर भी आ जाती है जब फ्रूट जो है दरख्त के साथ पौधे के साथ अटैच होता है, और ये जब स्टोर करते हैं तो उसके बाद भी जो है वो अपीयर हो जाती है। ये भी एक चैलेंज है जिसे हमें जो है वो एड्रेस करना चाहिए। इसके कंट्रोल के लिए यही है कि वहाँ पे हमने ये खैरपुर वगैरह की जो साइड है वहाँ पे ये डिजीज का अटैक बहुत ज्यादा है। कोशिश करें कि जो है जो रेजिस्टेंट वैरायटीज कहते हैं कि G9 में रेजिस्टेंट है, इस डिजीज के खिलाफ G9 पे ये कम आती है, इसको करें। उसके अलावा जो वहाँ पे जो भी आपके जो पौधे हैं जो कोलेप्स हुए या सूखे हुए जो भी पत्ते वगैरह हैं उनको जला दें ताकि इसका डिजीज का कम हो। आपके पास जो भी इन्फेक्टेड फिंगर्स वगैरह तोड़ के जो है वो बाग में ही नहीं फेंकें, यानी कि फील्ड के अंदर ही उनको भी जो है वो जला देना चाहिए। जो दो फंजीसाइड हैं, कॉमन फंजीसाइड हैं, मेनकोजेब और थायोफिनेट मिथाइल टॉक्सिन के नाम से, और दूसरे कई नाम ब्रांड नाम से मौजूद है। इनको अगर हम बंच के ऊपर स्प्रे करें, यानी कि दरख्त के ऊपर जब लगे हुए हैं, तो उनकी मदद से ये डिजीज जो है वो कंट्रोल हो सकती है। हम जो एक स्टूल जो है उसके साथ 3 से ज्यादा जो है प्लांट एक स्टूल के साथ जो है वो मेंटेन ना करें। बहुत ज्यादा सफोकेशन को अगर हम अवॉइड करें तो उसकी मदद से भी इस डिजीज को जो है वो कल्चर तरीके से जो है कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा जो है फ्लावर रिमेन्स जो है ऑफ द फिंगर, उनको जब बंच फॉर्मेशन हो जाए तो उनको जो है वो हमें मैन्युअली जो है उनको काट देना चाहिए। इसकी वजह इससे भी जो है हम इस डिजीज को मिनिमाइज कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम जो है हमारे बनाना फील्ड्स के अंदर करता मौजूद है। किसी फील्ड में कम होता है, किसी फील्ड में ज्यादा होता है, जिसकी डायग्नोसिस आइडेंटिफिकेशन भी बहुत मुश्किल है। वो है नेमाटोड, एक लार्ज लिस्ट है नेमाटोड्स की। होप्लोनाइमस है, पिलोनाइमस है, हेलिकोटाइलाइनचस है, मेलेडोगाइनी है, जेफिनिमा है, लोंगिडोरस, ट्राइकोडोरस, ये अटैक करते हैं। इसके जो मेजर सिम्टम्स हैं कि आपकी आपकी जो क्रॉप है उसके ऊपर जो सिम्टम्स हैं वो दूसरी डिजीज के अब आपको पता चल गए, बनाना बंची टॉप्स के, पानामा के। लेकिन इसके जो सिम्टम्स होंगे यही है कि ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, स्टंटेड ग्रोथ। और येलोइंग अगर जब आपको नजर आए और कोई इसका और सबब ना हो तो हमें इस तरफ जाना चाहिए कि ये प्लांट पैरासाइटिक नेमाटोड्स हमारे मौजूद हैं। प्लांट पैरासाइटिक नेमाटोड्स मौजूद हैं, और प्लांट पैरा ये मैं बता दूं कि नेमाटोड्स हर सॉइल में मौजूद होते हैं। ज्यादातर मोर देन 90% नेमाटोड जो है वो हमारे इकोसिस्टम के लिए वो हेल्दी होते हैं, सॉइल की हेल्थ को इंक्रीज करते हैं। लेकिन जो प्लांट में डिजीज काज करने वाले नेमाटोड्स हैं वो भी हो सकते हैं। अगर ऐसे नेमाटोड्स हैं तो मेरा मशवरा होगा कि कराची में नेशनल नेमाटोलॉजी का रिसर्च सेंटर है, उधर सैंपल भेजें, उधर सैंपल लेके जाएं और उनसे आइडेंटिफिकेशन कराएं कि जी हाँ जो नेमाटोड्स हैं इधर वो प्लांट पैरासाइटिक हैं या नहीं है। फिलहाल पाकिस्तान में और सिंध के दूसरे हिस्सों से वगैरह से ये वो प्लांट पैरासाइटिक नेमाटोड जो है वो बनाना इन्फेक्टेड फील्ड के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि फसल को नुकसान भी पहुंचाते हैं। अगर प्लांट पैरासाइटिक नेमाटोड्स मौजूद हैं तो उसके लिए जो है वो कुछ नेमेटिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड जैसे वेलुम है, ये नई नेमेटिसाइड इंट्रोड्यूस हुई है, नेमेटिक है, ये इस्तेमाल करें। फिप्रोनिल है, फिप्रोनिल देन रग्बी है, क्लोरोपाइरिफास है, ये जो नेमाटोड्स हैं उनको, और अगर कोई वहाँ पे टर्माइट्स वगैरह का मसला है तो उसको उनको भी जो है वो कंट्रोल। हम आज की जो प्रेजेंटेशन को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास जो अब 3 मेन चैलेंजेस अगर हम बताएं तो सिगार डाट है, फुजेरियम विल्ट है और बनाना बंची टॉप डिजीज है। और ये डिजीजें आई हैं कि हमने मोस्टली ये क्वारंटाइन डिजीज थी पाकिस्तान के अंदर आ गई। इट मींस कि हमने क्वारंटाइन रूल्स को फॉलो नहीं किए। हमें ना सिर्फ बनाना के नहीं है बल्कि सारी जितनी भी एग्रीकल्चर हमारी फील्ड क्रॉप हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, ना प्लांट क्वारंटाइन रूल्स को जो है वो फॉलो करना चाहिए। हमें गवर्नमेंट को सीरियसली सोचना चाहिए कि जो जो सर्टिफाइड बनाना सकर्स और टिश्यू कल्चर के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर्स को, यंगस्टर्स को आना चाहिए। टिश्यू कल्चर लैब बनाना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। फाइनेंस जरूर चाहिए, स्किल जरूर चाहिए जो कि यहाँ पे अवेलेबल हैं।
इसके पर हमें जाना चाहिए कि हम अपनी पूरे कल्चर को चेंज करें और टिश्यू कल्चर के ऊपर जो है वो कन्वर्ट हो। जब तक हम टिश्यू कल्चर पे कन्वर्ट नहीं होते, कम से कम हम गवर्नमेंट को ये चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस, R&D ऑर्गेनाइजेशंस को ये चाहिए, कम से कम जब टिश्यू कल्चर की हमें प्लांट्स की डिमांड है, अगर वो पूरी नहीं हो सकती टिश्यू कल्चर से, जब तक वो इंस्पेक्टर लगना बना, जब तक कम से कम सर्टिफाइड और हेल्दी बनाना सकर्स की अवेलेबिलिटी को हम कंफर्म करें। इन डिजीज को कंट्रोल या मैनेज करने के लिए जरूरी है कि प्रॉपर जो है वो मॉनिटरिंग हो। बदकिस्मती से फेडरल और प्रोविंशियल दोनों लेवल पे बनाना को एज ए कैश क्रॉप जो है वो अटेंशन नहीं दी गई। बनाना को हमें एज ए कैश क्रॉप, एज ए मेन क्रॉप अटेंशन देनी चाहिए। जब हम अटेंशन देंगे तो वहाँ पे हमारा बाकायदा वाइटल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो चलाना चाहिए। R&D सेक्टर में जो भी रिसर्च होती है वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स के ऊपर होती है, कोई प्रॉपर रिसर्च का इदारा नहीं है, और इसी की वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो बनते जाते हैं। हमें फार्मर्स की ट्रेनिंग के ऊपर और इसके साथ साथ जो R&D सेक्टर से उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर भी जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। हमें वर्किंग ग्रुप्स जो है बनाना चाहिए जिसमें फार्मर्स भी शामिल हों, और इसके अलावा हमें PHDEC से पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि PHDEC ने पहले भी कभी मैंगो के अंदर भी ग्रुप्स बनाए थे, तो इसी तरह ग्रुप्स बनाने चाहिए ताकि वो ग्रुप्स अपनी रिसोर्सेज को एक साथ जमा करके अपने तजर्बात को शेयर करके मैंगो की एक्सपोर्ट को इंक्रीज करें। हमारे फार्मर को जब ही फायदा होगा जब हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगी। लोकल मार्केट से हमें इतनी ज्यादा जो है वो प्राइस नहीं मिल पाती, इनपुट जो है वो बहुत महंगे हो गए, तो हमें एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। PHDC ने इनिशिएट लिए कि NLC के साथ जो है वो काजाकिस्तान वगैरह में एक्सपोर्ट शुरू किए, लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा और इन्हांस करना चाहिए। ये थे, जो कुछ सवाल हो तो पूछें। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं अब करूंगा अपने पार्टिसिपेंट्स को, अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो प्लीज एक एक करके अपना हैंड रेज करते जाएं और सवाल पूछ लें। रिजवान साहब, आपको बात करना चाह रहे हैं सर? जी सर, मैं बात करना चाह रहा जी प्लीज। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं जी जी, प्लीज सवाल पूछिए। सर? माशाल्लाह से बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रही है और इंफॉर्मेटिव भी थी और सारी चीज़ों को इन्होंने कवर किया है। मैं रिजवान खान बात कर रहा हूँ, असिस्टेंट मैनेजर काम करता हूँ कृषि इंडस्ट्री में। जी सर, जी सर। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से ब्रीफ किया है कि ये जो रीज़न है इसके, हमारे डिजीज के या हमारी यील्ड जो कम होती है या प्रोडक्शन कम होती है, तो इसका सद्भाव करना लाजमी है। तो इन्होंने बीच में ये कहा है कि इन्फेक्टेड शक्कर जैसे हम लगाते हैं या उसकी रीप्लांटिंग करते हैं, उससे हमारी डिजीज कंटिन्यू हो जाती है। तो इन्होंने जो कहा कि टिश्यू कल्चर प्लांट्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो ज्यादा तादाद में अवेलेबिलिटी उसकी नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा वो पॉइंट इन्होंने रेस किया है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में टिश्यू कल्चर लैब बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है, जबकि इतने ज्यादा बनाना पैदा होता है और उसके लिए टिश्यू कल्चर बनाने की जरूरत है। तो इस हवाले से हमने एक छोटी सी काविश की है। कृषि इंडस्ट्री ने एक लैब डेवलप की, टिश्यू कल्चर लैब है, जिसमें हम ऑलरेडी बनाना और पाइनएप्पल पे काम कर रहे हैं। तो बस अमर इस बात की है कि हमें अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा फैलानी चाहिए, फार्मर्स को मतलब अट्रैक्ट करना चाहिए कि वो ये सारी चीजें ना करें और इसके सद्भाव करें, तभी जाके उनको हाई यील्ड और प्रोडक्शन में इजाफा हो सकता है। तो डॉक्टर साहब का शुक्रिया, उन्होंने ये अच्छे तरीके से कवर किया और हमें भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस लोगों को दें ताकि इस तरफ जाए, ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो इफेक्टेड ना हो। जी।